आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशनल हब और मैं महेंद्र सर आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। जो मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर था उसमें बहुत सिंपल बातें आपको बताई गई थी। मोल का मीनिंग क्या होता है, मोल क्या है, मोल का संबंध किससे है, परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, आयन किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं, ये सारी बातें आपको बताई गई थी। पिछले दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि परमाणु के लिए क्या पढ़ते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अणु और यौगिक के लिए क्या पढ़ते हैं, अणुभार या आणविक द्रव्यमान। आयन के लिए क्या पढ़ते हैं, आयनिक भार। और इन तीनों भारों को जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो एक रेफरेंस के द्वारा, एक स्टैंडर्ड, एक मानक के द्वारा, और वो मानक कहलाता है AMU, जिसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको शॉर्ट में हम लोग U भी लिखते हैं। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड यूनिट। तो आज के लेक्चर को हम लोग AMU से स्टार्ट करते हैं। AMU क्या है भाई? तो AMU का पूरा नाम तो मैंने आपको पिछली मुलाकात में ही बता चुका था, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये AMU होता क्या है तो आपको पता होगा, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12, 13 और 14। 12, 13, 14 मतलब कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये जो कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, इसमें से हम लोग AMU को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 C12 का इस्तेमाल करते हैं, और उसी की सहायता से हम लोग AMU को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या AMU को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग AMU को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जरा देख लो AMU क्या होगा। 1 AMU बराबर होता है 1/12 गुने C12 समस्थानिक का भार। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, इसी को अगर ऐसे लिखे AMU या 1U लिख सकते। अब 1/12 है तो आप पढ़े होंगे तत्वों का सांकेतिक निरूपण, उसमें आपको बताया गया होगा या आप जानते होंगे कि तत्व के नीचे लिखा था परमाणु संख्या और ऊपर क्या लिखा था, द्रव्यमान संख्या। तो 1/12 गुने आप आराम से लिखेंगे, कट करेंगे तो क्या आएगा, 12 से 12 एक ही आएगा, लेकिन इसको कट नहीं करना, ध्यान देना। अब इस AMU का वैल्यू ग्राम में क्या होगा, तो जरा इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। यानी इस बात को आप एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए कि जब AMU को ग्राम में बदलना होता है तो हम लोग एवोगाड्रो संख्या से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी ये फार्मूला आप कभी मत भूलिएगा, 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। अब जरा देखिए आप, तो जब 1 AMU है यहाँ पे और 1/Na, का वैल्यू आपको पिछली मुलाकात में मैंने बताया था, Na का मतलब एवोगाड्रो संख्या, इसका वैल्यू जो होता है वो 6.022 गुने 10 के पावर 23, इधर से क्या होगा, ग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। अब इसी को आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1.66 गुने 10 के पावर -27 क्या होगा, केजी। यानी अब देखिए आराम से, ये भी आपके लिए क्वेश्चन कि अगर आपसे कोई पूछता है कि AMU में कितना ग्राम होगा, तो 1.66 गुने 10 के पावर -24। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 AMU में कितना केजी होगा भाई, तो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस क्या होगा, 27 केजी। अब जरा देख लीजिए इधर से, तो ये हम लोगों ने AMU को डिफाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, कल मैंने आपको बताया था 3 चीज, एक परमाणु भार, दूसरा आपको बताया था अणुभार, और तीसरा आपको बताया था आयनिक भार। और इस तीनों भारों को हम लोग किसके हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे थे भाई, AMU से। आज देखिए, आज काफी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रहा है। अब जरा देखिए, अब मैं आपको देखिए, आप अपनी किताबों में लिखा देखे होंगे कि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, एकदम ऐसे ही लिखा रहता है, उसमें कोई यूनिट नहीं लगा होता है।
आप अपनी किताबों में लिखा देखे होंगे H2O का अनुभार 18, सीधे 18 लिखा रहता है। आपकी किताबों में लिखा रहता है CO2 का अनुभार 44 लिखा रहता है, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। तो अब जरा देखिए यहाँ से, तो ये मतलब एमयू परमाणु भार, अनुभार और आयनिक भार है। अब जरा देखिए यहाँ से, अब यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं, आराम से देखिएगा। और एग्जाम्पल समझाने से पहले आप देख लीजिए मोलर भार क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात। मोलर भार या इसी को कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर भार का मतलब एक मोल रासायनिक स्पीशीज का भार। कोई भी रासायनिक स्पीशीज हो सकता है, वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन होगा। अब जरा एक मोल होगा तो इसमें कणों की संख्या कितनी होगी भाई, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण का भार। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोलर भार क्या होता है भाई, तो किसी रासायनिक स्पीशीज के एक मोल के भार को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर भार। या किसी रासायनिक स्पीशीज के 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण के भार को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर भार। अब जरा देखिए, अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपकी किताबों में लिखा रहता है सोडियम का परमाणु भार रहता है 23। तो ये जो सोडियम का परमाणु भार आपका 23 लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है 23 AMU। यानी जो सोडियम का एक परमाणु है वो AMU से कितना गुना है भाई, तो 23 गुना। अब इस AMU को जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 23/Na ग्राम। मतलब ये एक सोडियम का भार है, यानी सोडियम के एक परमाणु का भार है 23/Na ग्राम। लेकिन जब हम लोग निकालेंगे सोडियम का मोलर भार, अरे भाई, तो जब ये एक परमाणु का भार है और यहाँ सोडियम का मोलर भार निकाल रहे हैं, मतलब एक मोल का भार निकाल रहे हैं, तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। तो 23/Na ग्राम, और फिर यहाँ किससे गुना करेंगे, Na से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया, 30 ग्राम। अब जरा देखिए, तो अगर सोडियम का परमाणु भार अगर आपसे कोई पूछता है तो वो होगा 23। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम का मोलर भार बता दो, तो उसका आंसर क्या होगा, 23 ग्राम। तो अब किसी भी रासायनिक स्पीशीज का मोलर भार निकालना आपके लिए बहुत क्या हो गया, आसान। अब जैसे मान लो H2O का कोई मोलर भार पूछेगा, तो H2O का अनुभार कितना है, 18। तो वो तो H2O का एक अणु का भार है। लेकिन अगर उसका मोलर भार पूछेगा, मतलब एक मोल का भार, और एक मोल में अणुओं की जो संख्या होगी या कणों की जो संख्या होगी वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा, तो उसको Na से गुना करेंगे तो वो तो कट जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, 18 ग्राम। यानी अब सारे बातों का निचोड़ समझिए कि जब किसी परमाणु के परमाणु भार में हम ग्राम लगाते हैं तो मोलर भार प्राप्त होगा। जब किसी अणु के आणविक भार या अनुभार या आणविक द्रव्यमान में हम ग्राम लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका मोलर भार। और जब किसी आयन के आयनिक भार में हम लोग ग्राम लगा देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, मोलर भार। तो किसी भी रासायनिक स्पीशीज का मोलर भार आपको निकालना है तो ये बहुत आसान काम है। सबसे पहले आप उसका सूत्र भार निकालिए, यानी उसमें जितने परमाणु है सब परमाणुओं का भार निकालिए और फाइनली उसमें क्या लगाइए, ग्राम, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर भार। अब इसीलिए देखिए यहाँ से जब इतना बात आप जान गए, तब यहां से देखिए आपको अब मोल का 3 और नाम आ गया। मोल का 3 और नाम आ गया। अब ये 3 और नाम क्या क्या है, तो अगर परमाणु के लिए लिखेंगे तो ग्राम परमाणु, अणु के लिए लिखेंगे तो ग्राम अणु। इसका आगे बहुत जरूरी है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आगे इसको समझना होगा। और आयन के लिए लिखेंगे तो क्या होगी, तो अगर आपके इम्तिहानों में अगर मोल की संख्या निकालने को बोले या ग्राम परमाणु की संख्या निकालने बोले, मोल की संख्या निकालने बोले या ग्राम अणु की संख्या निकालने को बोले, मोल की संख्या निकालने को बोले या ग्राम आयन की संख्या निकालने को बोले, और तो जब भी आपको ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और ग्राम आयन इन तीनों को निकालना कहेगा तो आप समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, मोल। अब देखिए, पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था कि मोल का संबंध 3 चीज से है। पहला द्रव्यमान या भार से है, दूसरा कणों की संख्या से है, और तीसरा किसी गैसीय पदार्थ के क्या है, आयतन से। अब जरा देखिए,
मैं मोल बराबर 1 यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मोल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्राम में भार आप बटा मोलर भार। बटा कौन भार होगा? मोलर भार। तो अगर किसी रासायनिक स्पीशीज का ग्राम में भार दिया हुआ है और हमको मोल निकालना है तो हम लोग कौन चीज से डिवाइड करेंगे? मोलर भार से डिवाइड करेंगे। अब देखिए मोलर भार तो हमेशा ग्राम में ही लिखते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देख लीजिए, मोल बराबर जो फॉर्मूला होता है कणों की संख्या के टर्म में, चूंकि मोल का संबंध 3 चीज से था, तो पहला भार के साथ। दूसरा देखिए मोल बराबर दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो कणों की संख्या अब बटे क्या होगा? एवोगाड्रो संख्या यानी Na। तीसरा यानी आप देखिए मोल में जब ऊपर भार है तो नीचे भी क्या है? भार है। ऊपर संख्या है तो नीचे भी क्या है? संख्या है। और तीसरा जो मोल बराबर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका आता है एसटीपी पर गैस का आयतन। एसटीपी पर गैस का क्या आयतन? कब? जब ये लीटर में रहेगा तब। तो नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं 22.4। अब आपके माइंड में एक नया सवाल आ रहा होगा कि ये 22.4 क्या होता है भाई? तो जिस तरह से हम लोगों ने यहां पढ़ा मोलर भार, उसी तरह से एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं मोलर आयतन। मोलर आयतन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ये 22.4 जो है वो कहलाता है मोलर आयतन। आप जरा देखिए मोलर आयतन को जरा देख लेते हैं। मोलर आयतन क्या होता है भाई? मोलर आयतन का मतलब 1 मोल गैस का आयतन। दूसरा Na कण का आयतन, या इसी को आप लिख सकते हैं 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण का। तो मोलर आयतन का मतलब क्या हो गया? 1 मोल गैस का आयतन या Na कण का आयतन या 6.0223 गुने 10 के पावर 23 कण का आयतन। अब जरा देखिए, अब देखिए मोल का संबंध जब हम लोग गैस के साथ कोरिलेट करते हैं तो उसके लिए एक लॉ पढ़ते हैं और उस लॉ का नाम है जीएमवी लॉ। जीएमवी लॉ, जी का मतलब होता है ग्राम, एम का मतलब होता है मॉलिक्यूल और भी का मतलब होता है वॉल्यूम। ग्राम का हिंदी तो ग्राम ही होगा, मॉलिक्यूल का हिंदी होता है अणु और वॉल्यूम का हिंदी क्या होता है? आयतन। यानी इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम अणु आयतन। तो जीएमवी जो लॉ है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्राम अणु को क्या कहेंगे? मोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएमवी लॉ क्या है, तो जीएमवी जो लॉ है वो किसी गैसीय पदार्थ के मोल तथा आयतन के बीच के संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीएमवी लॉ। जीएमवी लॉ क्या कहता है? जीएमवी लॉ कहता है कि एसटीपी या एनटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी या एनटीपी दोनों सेम चीज है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जीएमवी लॉ कहता है कि एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का मोलर आयतन फिक्स होता है और उसका वैल्यू 22.4 लीटर के बराबर होगा। चाहे कोई भी गैस हो, चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो, चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, चाहे वो गैस नाइट्रोजन हो, चाहे वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड हो, अगर एसटीपी या एनटीपी पर उसका मोलर आयतन आपसे पूछता है तो ये वैल्यू फिक्स होगा और उसका वैल्यू होगा 22.4। अब सवाल आता है कि एसटीपी या एनटीपी पे सभी गैसों का मोलर आयतन समान होता है, तो क्या सभी के सभी गैस एक ही हैं? तो आंसर होगा नहीं, सभी के सभी गैस एक नहीं है। जैसे 1 मोल हम लोग हाइड्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2, और इसका मोलर आयतन निकालेंगे तो H2 है तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो अगर एसटीपी पे हमको हाइड्रोजन गैस का मोलर आयतन पूछेगा
तो 2 ग्राम के लिए 22.4 आएगा। लेकिन अगर यही कह दे कि CO2 गैस का एसटीपी पर मोलर आयतन क्या होगा, तो CO2 का मतलब क्या हुआ, 44 ग्राम। अगर CO2 का मोलर भर आप निकालोगे तो 44 ग्राम, यानी अगर हाइड्रोजन पूछ रहा है तो 2 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर के आपका इक्विवेलेंट हो रहा है। लेकिन यही जब कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो वो 44 ग्राम जो होगा वो 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो आप ही बताओ, क्या सारे गैस समान हुए क्या? आंसर है नहीं। तो जीएमबी लॉ कहता है, फिर से देख लीजिए इसको आप, जीएमबी लॉ कहता है कि एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का जो मोलर आयतन होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और वो कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर। आपको पता होगा 1 लीटर बराबर 1000 क्या होता है, मिलीलीटर होता है। तो अगर लीटर में पूछेगा तो 22.4 और मिलीलीटर में पूछेगा तो 22,400 ml होगा। अब यहाँ पे जो टर्म आपको बताया गया इसको थोड़ा सा आप देख लो, एसटीपी या एनटीपी। अब जरा देखो ये जो टर्म है एसटीपी या एनटीपी, तो एस से होता है स्टैंडर्ड, टी से होता है टेम्परेचर और पी से होता है प्रेशर। इसको शॉर्ट में आपकी किताब लिखता है मानक ताप एवं दाब, मानक ताप एवं दाब, मानक ताप एवं दाब। अब देखिए इसी तरह से एनटीपी को लिखिएगा तो बस एस खाली चेंज करेगा, एन से हो जाएगा नॉर्मल। इस एन को यहाँ पे लिख देते हैं, एन से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है सामान्य या साधारण ताप या दाब। अब जरा देखिए ये बहुत मार्केबल बात ध्यान रखना है कि एसटीपी क्या होता है भाई, एसटीपी के लिए क्या कंडीशन है या एनटीपी के लिए क्या कंडीशन है। तो एसटीपी के लिए प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 1 atm और टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब प्रेशर का वैल्यू 1 atm होगा, और एटीएम क्या है भाई, प्रेशर का यूनिट है, पढ़े होंगे आप, वायुमंडलीय दाब जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब प्रेशर का वैल्यू 1 atm होता है और टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री होगा, या 0 डिग्री को लिखेंगे तो 273 केल्विन में भी आप लिख सकते हो, 273 केल्विन भी होगा। तो अगर आप मतलब एसटीपी या एनटीपी को समझना है तो इसके लिए 2 कंडीशन आपके पास होने चाहिए, प्रेशर का वैल्यू 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। जब ये 2 कंडीशन आपके पास है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसटीपी या एनटीपी। कभी कभी आपके इम्तिहान की सवालों में मैंने क्वेश्चन बैंक आप अपना देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारा आपका टेम्परेचर का वैल्यू नहीं देगा, वहाँ सिर्फ दे देगा एसटीपी या एनटीपी। तो जैसे ही एसटीपी या एनटीपी देगा तो वहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू, अगर टेम्परेचर का यूज करना है तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर नहीं दिया हुआ और प्रेशर का वैल्यू लेना होगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 atm क्या करेंगे, लेंगे। तो अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये जितनी भी बातें आज बताई गई इसको आप बढ़िया से आप कलेक्ट करो। एक लेक्चर और इसमें लेना है, उसमें कुछ और फॉर्मूले बताने हैं, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का सारा सवाल जो पॉलिटेक्निक में आया है या जो आने वाला है वो आपसे आसानी से बन जाएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन जाते जाते फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले जो वीडियो आपके पास पहुंचता है उसको आराम से आप देखिए, 1 बार नहीं 2 बार आप उसको तब तक देखते रहिए जब तक आपको वीडियो का सारा बात समझ में नहीं आ जाए। जैसे ही समझ में आया तो जो पुराने बच्चे होंगे वो तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो पहला लेक्चर में इसको देख रहे होंगे, आराम से वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए, इसको लाइक कीजिए। कुछ कमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। स्टॉप कीजिए।